So hello everyone, welcome back to altogether a new subject. I would not say it is a new chapter in continuation of other chapters. I would say it is totally a new subject which would come for around 20 marks in your examination. पूरा CSET होता है 200 नंबर का, जिसमें से बिजनेस कम्युनिकेशन में होते हैं 50 मार्क्स और उन 50 मार्क्स में भी 20 मार्क्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के. सो दिस चैप्टर हैज पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस इन द एंटायर कम्युनिकेशन, और आई शुड से इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ 20 मार्क्स. बिजनेस कम्युनिकेशन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. एक होगा बिजनेस इंग्लिश फॉर 20 मार्क्स एंड देयर वुड बी कम्युनिकेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द 30 मार्क्स. तो हम लोग अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं. तो चलो, द नेम ऑफ द चैप्टर इज English grammar and its usage. Now, a lot many students come to me and ask, sir, we are going to be a company secretary in the future. Why do we need to learn English? Can't we go with Hindi? क्योंकि मीरा केशव जायसी तुलसी सूर कबीर, किस भाषा की है भला हिंदी सी तकदीर. कदम कदम संवेदना, कदम कदम पर प्यार, हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार. तो सर, हिंदी जैसी विशिष्ट और इतनी रिच लैंग्वेज को छोड़कर हम इंग्लिश क्यों पढ़े? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन विच अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी. और वो बोलते हैं कि सर हम तो इंडियंस हैं, इंडियन मतलब हिंदी भाषी, तो वाई शुड वी स्टडी इंग्लिश ऑल टुगेदर. तो आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ताकि मैं तुम्हें ये समझा पाऊँ कि इंग्लिश का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है. First off, English is an international language. You go anywhere in the world, if you want to communicate, unfortunately, you cannot do away with your Hindi. You have to communicate in English, only then the other person would be able to understand. And the second point, even if you do not go outside, भले ही आप किसी foreign country में नहीं जाते, and you appear for an interview in India, इवन से फॉर अ कंपनी लाइक डेलॉइट, मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं डेलॉइट मैनेजर हूँ, आप मेरे सामने इंटरव्यू दे रहे हो और आप मुझे बोलते हो कि सर आई डो नॉट नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती पर मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ, आई एम वेरी सिंसियर, मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, पर सर अंग्रेजी थोड़ी सी कमज़ोर है, उसके साथ प्रॉब्लम है. तो आई रिस्पेक्ट दैट. मुझे पता है कि तुम में बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, तुम्हारी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, बट फिर भी डेलॉइट का अगर मैं इंटरव्यू पैनल में एक सदस्य हूं तो मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि आई एक्नॉलेज दैट यू आर हार्ड वर्किंग, आई एक्नॉलेज दैट यू हैव वेरियस एट्रीब्यूट्स दैट अ कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड हैव, बट माई क्वेश्चन इज, वी आर a multinational organization and we have people from every sect of India. I have interviewed few people from Chennai and say Telangana, and these people were really good and I have recruited those people in the organization. Now you tell me, if I select you, how are you going to communicate with those people? Because they only know Tamil, they only know Malayalam, right? And there are a few people from Assam, and there is altogether a different language in Assam. So how are you going to communicate with them? And if you cannot communicate with them because you do not know English, then what is the use of your potential? बस यहीं पर आकर आप इंटरव्यूअर की इस बात को नहीं काट पाओगे. वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि तुम में बहुत पोटेंशियल है, बहुत हार्ड वर्किंग हो, बट पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हारा जो नॉलेज का क्राइटेरिया है वो अब सीमित हो गया है सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषित लोगों तक. क्योंकि अब ना तुम इंग्लिश की बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ना ही तुम एट अ नेशनल लेवल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, बिकॉज हमारे देश में हर थोड़ी सी दूरी पर भाषा बदल जाती है, रंग बदल जाता है, भेष बदल जाता है. तो फिर इंग्लिश ना सिर्फ हमारे लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बल्कि अनफॉर्चुनेटली
इट इज अ नेशनल लैंग्वेज एज वेल, बिकॉज मुझे तमिल नहीं आती, मुझे मलयालम नहीं आती, मुझे तेलुगु नहीं आती, मुझे आसाम की लैंग्वेज नहीं आती. आई नो इंग्लिश एंड हिंदी. दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. दैट्स वाई शायद इंस्टीट्यूट ने यही सोचकर सिलेबस में इंग्लिश डाला है. तो प्लीज इसकी रिस्पेक्ट करना. मुझे पता है बहुत बेसिक चीजें बताने वाला हूं मैं तुमको, भले ही वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव्स हो, एडवर्ब्स हो, बट ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विच आई एम गोइंग टू टीच यू वुड बी प्रैक्टिकल एंड आई वुड टीच यू विद अ न्यू फ्लेवर. स्कूल टीचिंग नहीं करने वाला है यहाँ पे मैं नाउन प्रोनाउन के साथ. आई वुड टीच ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच विद अ न्यू फ्लेवर. ठीक है, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज की. क्या क्या पार्ट्स हैं इंग्लिश ग्रामर और इट्स यूसेज में. तो देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा टाइम भी हमें इसमें लगने वाला है. फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस एंड वॉइसेस. फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स. फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, और लास्टली हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ पंक्चुएशंस. ठीक है, पंक्चुएशंस में एन लिखा हुआ है वो लास्ट में, बहुत क्लोज हो गया. चल, तो ये कुछ चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे. आई रिपीट वंस अगेन, बेसिक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस एंड वॉइसेस, आर्टिकल्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एंड पंक्चुएशंस. प्रीफिक्स और सफिक्स भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. तो चलो सबसे पहले लेट मी डिवाइड द इंग्लिश ग्रामर इनटू टू पार्ट्स. सर पहले तो ये बता दो कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, ग्रामर होता है कि ग्रामर होता है. तो सुनो, एक फोनेटिक्स में प्रोनाउंसिएशन के लिए एक साइन होता है स्क्वा, ऐसा कुछ होता है, जैसे लिंडा, दिस इज लिंडा. तो अब मैं ए जो प्रोनाउंस करता हूं ना, वो ए मैं अपने अंदर ही अंदर खा जाता हूँ. ऐसी फॉरेनर्स की आदत होती है, इसलिए दे प्रोनाउंस इट लाइक दिस, लिंडा, राइट. तो ए मैं खा जाऊंगा. मदर, तो मदर में आर पूरा नहीं बोल रहा हूं, मदर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मदर. फादर, लिंडा. आर यू गेटिंग दिस? तो मैं लास्ट वाला जो वर्ड है ना, आर और ए, उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं. इन ए सेम वे ग्रामर, लास्ट में आर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है. अब से ग्रामर की ग्रामर, ठीक है, आर पे तो स्ट्रेस नहीं देना है. अब ग्रामर बोलना है कि ग्रामर बोलना है. तो यूएस वाले बोलते हैं ग्रामर और यूके वाले बोलते हैं ग्रामर. आई रिपीट, यूएस वाले क्या बोलते हैं, ग्रामर, और यूके वाले क्या बोलते हैं, ग्रामर. तो आई होप वी आर डन विद द प्रोनाउंसिएशन. तुम लोग कुछ भी फॉलो कर सकते हो यार, बिकॉज इंडिया में देर आर नो रूल्स. वी आर फॉलोइंग ब्रिटिशर्स एज वेल एज अमेरिकन्स. वी डू नॉट नो व्हाट टू फॉलो एग्जैक्टली एंड वी आर स्टक इन आवर ओन कोडिफाइड बाबू इंग्लिश. तो विच एवर वे यू से इट, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रामर. आ जाओ, तो ग्रामर के दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट है एक्सीडेंट्स और एक और पार्ट आता है सिंटेक्स. So the English grammar has been divided into two parts. The first part is known as accidents and the other part is known as syntax. तो चलो अब हम लोग एक्सीडेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं. सर व्हाट डू वी मीन बाय एक्सीडेंट्स? तो एक्सीडेंट्स में तुम लोग लिखो, इट डील्स विथ इंटरनल modification of words and affixation. I repeat, मैंने कुछ लिखा,
कि एक्सीडेंट्स डील करता है विद द इंटरनल मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड अफिक्सेशन. अफिक्सेशन का मतलब होता है कुछ जोड़ना. किसमें जोड़ना? वर्ड्स में कुछ ऐसे लेटर्स जोड़ना जिससे नए वर्ड्स बन जाएं. जैसे ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुली, दिस आर टू सेपरेट वर्ड्स, राइट. कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया मैंने, राइट. पैरेलल और अनपैरेलल, तो इसमें भी अन जोड़ दिया कुछ एक्स्ट्रा, तो जिससे नया वर्ड बन गया. ठीक है. मैंने बोला लाइक और फिर एल बाय और जोड़ दिया तो वो लाइकली हो गया, तो इट इज ऑल टुगेदर अ न्यू वर्ड. तो मैं कर क्या रहा हूं, एक रूट वर्ड लेके उसमें बहुत सारे चेंजेस कर रहा हूं. मैंने गैमी वर्ड लिया, आगे मोनो लगा दिया, मोनोगैमी. फिर मैंने पोली लगा दिया आगे और फिर गैमी ऐसे ही रखे रख दिया, तो पोलीगैमी हो गया. तो मोनोगैमी अलग है, पोलीगैमी अलग है. मोनोगैमी मतलब जो एक शादी में बिलीव करता हूं, और पोलीगैमी मतलब जो बहुत सारी शादियों में बिलीव करता हूं. तो इन इस्लाम पीपल आर पोलीगैमी and in Hindus people are monogamy. तो all in all, are you getting the root of the word? जो रूट है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर देना जिससे नया वर्ड बन जाए, दैट इज कॉल्ड एज एक्सीडेंस. तो एक्सीडेंस का मतलब होता है इंटरनल मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स में कुछ ऐसे चेंजेस ला देना जिससे नए वर्ड्स बन जाए. इट ऑल्सो इंक्लूड्स अफिक्सेशन. अफिक्सेशन का मतलब होता है कुछ जोड़ना, वर्ड्स में कुछ इस तरीके से लेटर्स को जोड़ना जिससे नए वर्ड्स बनकर आए. दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सीडेंट्स. तो चलो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. मैं बुक का एग्जांपल ले लेता हूं. बुक में एक वर्ड दिया हुआ है कॉन्ट्राडिक्ट, जिसका मतलब होता है विरोधाभास, है ना. विरोध करना, अपोजिट होना, इन शॉर्ट. तो कॉन्ट्राडिक्ट इज अ वर्ब. अब अगर मैं इस वर्ड में थोड़ा सा चेंज कर दूं तो ये वर्ड बन सकता है कॉन्ट्राडिक्शन. नाउ इट बिकम्स अ नाउन. मैंने जैसे ही ION और जोड़ दिया तो कॉन्ट्राडिक्ट से क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन. Now a word has become noun because I have added something to the word. This is called as affixation or accidents. और इस word को मैं और भी तरीके से लिख सकता हूं, contradictory. Right? Now it becomes adjective. तो एक word था जो कि contra plus diction से बना हुआ था, contradiction. उस वर्ड को तो देखो, कॉन्ट्रा अलग होता है, डिक्शन अलग होता है, और कॉन्ट्रा और डिक्शन को एक साथ मिला दिया, कॉन्ट्राडिक्शन बना. और उसमें भी वेरिएंट्स हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्टरी, फिर एक और कौन सा था, कॉन्ट्राडिक्ट. तो वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है, सेम वर्ड. तो एक वर्ड को चेंज करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट्स. चलो दूसरी चीज पे ध्यान देते हैं. नहीं, अभी एक्सीडेंट्स खत्म नहीं हुआ. अफिक्सेशन में दो टाइप के अफिक्सेशन होते हैं. एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स. तो प्रीफिक्स का मतलब होता है एडिंग टू द रूट वर्ड in the beginning. और सफिक्स का मतलब होता है एडिंग टू द रूट वर्ड एट द एंड. तो प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ? रूट वर्ड के बिगिनिंग में कुछ जोड़ देना. और सफिक्स का मतलब क्या हुआ? रूट वर्ड के एंड में कुछ जोड़ देना. विल टेक अ लॉट मेनी एग्जांपल्स. मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए लिख रखे हैं. वी जस्ट हैव टू put the right word along with prefix and suffix. तो adding to the root word in the beginning prefix है, and adding to the root word at the end is called as suffix. ये दोनों ही affixation है, because दोनों ही केसेस में हम लोग root word में कुछ एडिशन कर रहे हैं. तो अगर हम लोग बिफोर द रूट वर्ड एडिशन कर रहे हैं तो वो प्रेफिक्स है, और आफ्टर द रूट वर्ड एडिशन कर रहे हैं तो वो सफिक्स है. चलो एग्जांपल लेते हैं.
एंटी प्लस बॉडी, तो एंटी प्रीफिक्स है और बॉडी रूट वर्ड है, तो ये क्या हो गया, एंटी बॉडी। फिर थीस्ट मतलब क्या होता है, जो भगवान में विश्वास रखता हो, और उसके आगे ए वर्ड जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, एथिस्ट। नाउ ए इज ए प्रीफिक्स। फिर नेसेसरी में अन लगा दिया तो क्या बन गया, अननेसेसरी, दैट इज अगेन प्रीफिक्स। मिस इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के आगे क्या लगा दिया, मिस। फिर डिसलोकेशन, इनपरफेक्ट, और इल लगा दिया लीगल के आगे तो इलीगल। देखो एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। तो हम लोगों ने मेन जो रूट वर्ड्स थे, रूट वर्ड्स में कुछ प्रीफिक्स जोड़ा है जिसके कारण नया वर्ड बना। दिस इज कॉल्ड एज अफिक्सेशन एंड द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सीडेंस। वैसे ही सफिक्स होते हैं। देखो नेशन से क्या बना दिया, नेशनल, नेशन नाउन था, नेशनल क्या हो गया, एडजेक्टिव। रेफर से क्या हो गया, रेफरेंस। जिसको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन से कुछ भी नहीं पता है, डोंट वरी, आगे वाले कुछ लेक्चर्स में तुम लोग सब जानने वाले हो, तो प्लीज मेरा साथ दो। नर्वस में नेस जोड़ दिया तो क्या हो गया, नर्वसनेस। तो देखो वर्ड्स के एंड में कुछ जोड़ रहा है, ना कि स्टार्टिंग में। फ्रेंडशिप, तो फ्रेंड प्लस शिप। कैपिटलाइज, सॉरी, फिर पावरफुल, और लास्ट में ऑनेस्टली। तो डिड यू नोटिस समथिंग, जब रूट वर्ड के एंड में कुछ जुड़े तो क्या होगा, सफिक्स, और रूट वर्ड के पहले कुछ जुड़े तो क्या होगा, प्रीफिक्स। चलो अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। आई टेल यू, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मिसअंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट। वो सोचते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स से ही वर्ड्स नए बनते हैं और किसी तरीके से वर्ड्स पॉसिबल नहीं है। जैसे सुपरमैन है, सपोज, इसमें एक और एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, सुपरमैन, सुपर प्लस मैन। तो अब मेरे को बताओ रूट वर्ड कौन सा है, सुपरमैन में रूट वर्ड कौन सा है, सुपर प्लस मैन लिखा मैंने, तो ये क्या हो गया, सुपरमैन। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें रूट वर्ड कौन सा है, सुपर कि मैन? सर मैन भी रूट वर्ड है और सुपर भी रूट वर्ड है, बिकॉज दोनों अपने आप में एग्जिस्टेंस रखते हैं। जैसे अननेसेसरी में अन अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं क्या, नहीं, नेसेसरी रखता है, तो नेसेसरी इज अ रूट वर्ड, और अन क्या हो गया, प्रीफिक्स, राइट। नर्वस और लास्ट में जोड़ा नेस, तो नेस अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है क्या, नहीं, तो नर्वस इज द रूट वर्ड और नेस इज सफिक्स। लेकिन जब ऐसे वर्ड्स हो जहां दोनों का इंडिपेंडेंट स्टेटस हो और दोनों को जोड़कर नया वर्ड बना रहे हो, तो इन दैट केस दैट इज नॉट यूज ऑफ सफिक्स, दैट इज नॉट यूज ऑफ प्रीफिक्स, दैट इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स। और ये ब्लेंडिंग ऑफ वर्ड्स भी एक्सीडेंट्स में कवर्ड है। तो देखो क्रैन एप्पल, अब क्रैन में हर किसी के आगे नहीं, हर किसी के आगे नहीं लगा सकता, इसीलिए इट इज अ ब्लेंडेड वर्ड। ऑरेंज जूस, दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट है। ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड भी अकेले यूज कर सकता हूं, मदर भी अकेले यूज कर सकता हूं। द पार्टी वॉज ग्रैंड, राइट, शी इज माई मदर, अलग अलग यूज कर पाए ना। लेकिन अननेसेसरी में क्या अन को अलग से यूज कर सकता हूं, इट वॉज अन, दैट वॉज अन, नहीं, तो अन को अलग से यूज नहीं कर सकता, तो अन इज प्रीफिक्स। लेकिन जब दो ऐसे वर्ड जुड़े हों जिनको मैं अलग अलग यूज कर सकता हूं, राइट, और जो वर्ड्स हैं वो हर किसी के साथ मिक्स नहीं हो जाते, जैसे अन तो बहुत सारी जगह लग सकता है, अननेसेसरली, है ना, अननेसेसरी एक हो गया, जैसे अनइम्पॉर्टेंट, तो अन से कुछ वर्ड्स के साथ अन बहुत सारे वर्ड्स के साथ लग सकता है, लेकिन क्रैन हर वर्ड के साथ नहीं लग सकता। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ब्लेंडिंग एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स। कई बार ब्लेंडिंग को कंपाउंड नाउन भी बोला जाता है, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइन टुगेदर। तो शायद हम लोग सारे कॉन्सेप्ट समझ पाए।
प्रीफिक्स भी हमारा हो गया, सफिक्स भी हमारा हो गया, ब्लेंडिंग भी हो गया. तो आई कैन से दैट वी आर नाउ वेल वर्स्ड विद एक्सीडेंट्स. चलो अब दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, सिंटेक्स. देखो, एक्सीडेंट्स वाज रिलेटेड टू वर्ड्स, नाउ सिंटेक्स इज नॉट रिलेटेड टू वर्ड्स. It relates to the arrangement of words. तो एक्सीडेंट किससे रिलेट करता था? नए नए वर्ड्स बनाने से. लगातार प्रीफिक्स जोड़ो, सफिक्स जोड़ो, नया वर्ड बनाओ, है ना. दो और वर्ड्स जोड़ दो, ब्लेंडिंग कर दो, नया वर्ड बन गया. बट सिंटेक्स बोलता है कि मेरे को वर्ड्स बनाने से मतलब नहीं है, उन वर्ड्स को मैं किस ऑर्डर में रख रहा हूं मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है. तो आई एम कंसर्न्ड अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू वर्ड्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, while watching a movie, people who text are annoying. चलो एक बार फिर से पढ़ो सेंटेंस के. while watching a movie, people who text are annoying. क्या कुछ लग रहा है ये सेंटेंस सही है कि गलत है? आई कैन नॉट से इट इज टोटली रॉन्ग, बट हम लोग जनरली सेंटेंस को अवॉइड करते हैं कि वो वाइल से स्टार्ट हो, ऑल्दो से स्टार्ट हो, दो से स्टार्ट हो. दो इट मे गेट स्टार्टेड, बट फिर भी इट डजंट साउंड गुड, राइट? तो द बेटर वे ऑफ सेइंग द सेम सेंटेंस इज पीपल, सब्जेक्ट पहले आना चाहिए ना. पीपल हु टेक्स्ट while watching a movie कि फ्रेज बीच में ले लिया, आर अनोइंग. तो मुझे फर्स्ट वाले सेंटेंस में ये प्रॉब्लम लगी कि सर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था वाइल से. अगर सेंटेंस स्टार्ट होता पीपल से, सब्जेक्ट से, तो ज्यादा अच्छा होता. तो वाइल वॉचिंग अ मूवी पीपल हु टेक्स्ट आर अनोइंग, ये ज्यादा सही लग रहा है कि पीपल हु टेक्स्ट वाइल वॉचिंग अ मूवी आर अनोइंग? बताओ कौन सा सही लग रहा है? ऑब्वियसली सर सेकेंड वाला सही लग रहा है. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस एंड दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. तो देखो यहां पे मैंने कोई नए वर्ड्स बनाए क्या? नहीं. आई वॉज कंसर्न्ड अबाउट द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज सिंटेक्स. मतलब मैं ऐसा लिखता हूं, सपोज इज राम क्रिकेट प्लेइंग. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं तुम्हें समझाने के लिए. इज राम क्रिकेट प्लेइंग, क्या ये सेंटेंस है? हाँ, इज राम क्रिकेट प्लेइंग. तो एक काम करो, कुछ भी जोड़ दो. इंडिया इज द ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, इन द स्काई ऑफ द बर्ड्स इज द ब्यूटीफुल. तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? So you need to watch for the sequence of words. तो is Ram cricket playing गलत है, Ram is playing cricket is correct. तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिंटेक्स की. It relates with the sentence formation. It relates with the फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. तो आई होप मैं अपना कॉन्सेप्ट पहुंचा पाया. ग्रामर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. एक होता है एक्सीडेंट्स और एक होता है सिंटेक्स. एक्सीडेंट्स रिलेट्स विद द मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड सिंटेक्स रिलेट्स विद द अरेंजमेंट और ऑर्डर ऑफ वर्ड्स सो दैट प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस कैन बी क्रिएटेड. चलो, तो अभी के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच, और अगले लेक्चर में हम लोग नाउन और प्रोनाउन डिस्कस करने वाले हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन.